बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम ज़ीशान नूर है। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर थैंक यू वेरी मच। वेलकम। सदीक जान साहब, गुज़श्ता कल 13 अगस्त को जिस तरीके से पूरे मुल्क के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान निकले, और आज भी खुसूसन निकले 14 अगस्त। आज भी, और खुसूसन पंजाब और कराची के अंदर जिस तरीके से वो जो तासर था हम्म, 26 नवंबर के बाद कि शायद कारकुनान डर गए हैं, लोग खौफजदा हैं, नहीं निकलेंगे, तो वो तासर तो ज़ाहिल हो गया, वो कैसराई तो ख़त्म हो गई। तो क्या कारकुनान दोबारा से वो डर खौफ खत्म हो गया है, और आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं आप, इस हवाले से क्या एक्टिविटी होगी? देखें एक्टिविटीज़ तो अब बढ़ेंगी, ज़ाहिर है ये जो एक एतमाद मिला है तहरीक इंसाफ को और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, ये एतमाद बहरहाल पे बैक तो करेगा। लेकिन अब किस तरह से पे बैक करता है, किस तरह से ये मामलात आगे बढ़ाते हैं, देखिए एक ना हमें तहरीक इंसाफ बहरहाल रीगेन करती हुई नज़र आ रही है, मोमेंटम भी और हिकमत अमली भी। मतलब आप देखें ना कि 5 अगस्त को निकले, फिर 13 अगस्त को निकले, आज 14 अगस्त को जो कुछ हो रहा है, जुल्म और बर्बरियत भी हो रही है, जुल्म भी हो रहा है, और वो चीज़ें भी तहरीक इंसाफ के हक में जा रही हैं। जी। एक नैरेटिव बन रहा है, लोगों के अंदर एक नफ़रत बढ़ रही है, लोगों के अंदर एक अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ रहा है, गम बढ़ रहा है, तकलीफ बढ़ रही है, यार ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर, और वो भी 14 अगस्त के दिन। जी। बाकी देखें, तहरीक इंसाफ को ना साथ-साथ मिल रहे हैं, नैरेटिव मिल रहे हैं। अब आप देख लें ना कि कल आपने खबर एक देखी होगी कि 3 से 4 अरब रुपया जो है ना, वो किसानों का शुगर मिल्स ने देना है। जी। दूसरी तरफ शुगर मिल्स ने 300 से शुगर मिल्स ने और माफियाज़ ने मिलके ये जो एक्सपोर्ट हुई है चीनी और महँगी बेची जा रही है, 300 से 500 अरब रुपया इज़ाफ़ी कमा लिया है। जी। किसान का 3 अरब नहीं दिया, 300 से 500 अरब रुपया शुगर माफिया ने। माफ़ी शुगर माफ़ी और हुकूमती माफ़िया सारों ने मिल के कमा लिया है। देखें, किसान का पहले 2200 अरब का नुकसान हुआ है। अब उनका कीमतें पहले कीमत दी कम गन्ने की, और फिर जो कम तय की थी वो भी नहीं दी, ठीक है? और 5 साल में जो खबर लगी कि 5 साल में 100% जो है वो चीनी की कीमतों में इज़ाफ़ा हुआ है, जी। अंदाज़ा लगाएँ। और अभी भी आप देख लें कि ₹200 भी चीनी कई इलाकों में नहीं मिल रही। इसी तरह से ना करप्शन के किस्से आ रहे हैं, इकबाल संघेड़ा के किस्से आ रहे हैं। मतलब 5 ट्रिलियन जो है, वो एक सरकारी जो ये हैं हमारी, जो कॉर्पोरेशंस हैं, जो इदारे हैं, उनका जो है वो नुकसान हुआ है। तो फिर वज़ीर ख़ज़ाना साहब का आपने सुना होगा कि जी। 42% जो है वो कर्ज़े में इज़ाफ़ा हुआ है। मतलब ये बयानात ये सारे खुद दे रहे हैं, ये इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, जिससे पीटीआई को नैरेटिव जो है वो मिल रहा है। फिर आप देख लें कि देखिए बाज़ चीज़ें ना बहुत बेसिक हैं, जिन पे काम जो है वो बिल्कुल नहीं हो रहा, जिन पे ये हुकूमत, क्योंकि इस हुकूमत का कोई फ़ोकस पाकिस्तान पे नहीं है, पाकिस्तान को आगे ले जाने पे नहीं है, अवाम पाकिस्तान पे नहीं है, क्योंकि ना ये इनके मफादात हैं पाकिस्तान के साथ, इनके साथ से जदादें, औलादें, कारोबार, मफाद सब कुछ बाहर है। जी। फिर ना ही अवाम के वोट से आए। अब आप देख लें कि कल मैं एक अखबार में एडिटोरियल पढ़ रहा था, शायद दुनिया न्यूज़ में था, वो ये कहते हैं कि ये जो बारिशें इतनी ज़्यादा हुई हैं और पानी जो ज़ाया हो गया है, वो सैलाब की सूरत में ज़ाया उल्टा उल्टा उसने नुकसान किया है। 7 ट्रिलियन गैलन पानी महफूज़ बनाया जा सकता है अगर हुकूमत का इसके ऊपर फ़ोकस हो। कोई फ़ोकस नहीं है। कोई डैम बनाने पे इनका फ़ोकस नहीं था। वही जो डैम इमरान खान ने शुरू किए। मसला क्लाइमेट चेंज के ऊपर इनका कोई फ़ोकस नहीं है। ठीक है? देखें, पीटीआई को ना इस वक़्त मुख्तलिफ़ महाज़ों पे बहुत इफ़ेक्टिव काम करना पड़ेगा। एक तो ज़ाहिर है जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि लोगों को एतमाद मिला है, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, लोगों को ये हुआ है कि यार हम कर सकते हैं, और ये कॉन्फिडेंस आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ता चला जाएगा। और अब टाइम इसलिए लग रहा है पीटीआई को मोमेंटम दोबारा बनाने में कि 26 नवंबर हो नवंबर चुका है को। ना, सीधी जी। गोलियाँ मारी गई। फिर देखें अब आने वाले दिनों में रोज़ एक्टिविटीज़ होंगी। मसलन आप देख लें कि 9 मई की अपीलें, 9 मई के अभी तो 20-25 और फैसले आने जी। अगले 1 माह में। फिर जिन जो फैसले आ चुके हैं उसमें गिरफ्तारियाँ देनी है जी। पीटीआई के जो लोग। अच्छा, इस पे बहुत लोगों का एक सवाल है कि पीटीआई के लोगों को जिनको सज़ाएँ हुई हैं ये अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? एक तो ये है कि फैसले सुनाए जाने के वक़्त ये अदालतों में मौजूद नहीं थे। ये अदालतों में मौजूद इसलिए नहीं थे क्योंकि इनका ये है कि अगले 15-20 दिन में क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में फैसले आ जाने 9 मई के, ये चाहते हैं कि एक ही बार सारे फैसले आ जाएँ ताकि एक ही बार हम सरेंडर करें, नंबर 1। नंबर 2, लोगों के ज़हन में सवाल ये होगा ये तो कि जब भी इस्ताद दहशतगर्दी की अदालत से सज़ा होती है, तो 15 दिन का टाइम होता है। जी। हाँ, 15 दिन का टाइम होता है आपके पास चैलेंज करने के लिए, लेकिन वो शुरू होता है जब अदालती छुट्टियाँ हाई कोर्ट की ख़त्म होती हैं। वो सितंबर के दूसरे हफ्ते में ख़त्म हो रही हैं, तो इनके पास अभी टाइम है। फिर इसी तरह से आप देख लें कि इमरान खान साहब का सुप्रीम कोर्ट में केस है जिसमें जस्टिस याहिया खान साहब ने जो डंडी मारी है वो मैं बता चुका हूँ पहले अपनी वीडियो में बड़ी तफसील के साथ, कि उन्होंने कहा कि मेरिट के ऊपर बात नहीं होगी, यानी वो जो हसाम अफजल की गवाही का हवाला दिया जस्टिस शहबाज रिजवी ने और तारिक बाजवा ने, उसके ऊपर बात नहीं होगी। क्यों?
क्योंकि अगर बात होगी तो वो झूठा साबित हो जाएगा गवाह, वो झूठा साबित होगा तो नीचे सारा केस बर्बाद हो जाएगा इदारों का और इस हुकूमत और इस निज़ाम का। तो ये चीज़ें पीटीआई फिर अब देख रहे हैं कि मलिक अहमद खान भच्चर, मलिक अहमद खान भच्चर साहब जो हैं, क्यों उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, क्यों उनको सजा दी गई है, वजह क्या थी? वो तो नहीं थे उस दिन, ना बनी गाला थे, ना किसी वहाँ पे जो हमले का मकाम है, दोनों वो नहीं थे। मसला ये था कि मलिक अहमद खान भच्चर साहब ने जो टफ टाइम दिया है पंजाब असम्बली के अंदर बतौर अपोजिशन लीडर, जो उन्होंने मरियम नवाज की करप्शन और लूट मार को हाईलाइट किया, अब वो जिस तरह से चीजें मोमेंटम उन्होंने बना लिया था, जैसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, जैसे वो फैक्शन फिगर्स ला रहे थे, जैसे उन्होंने एक वाइट पेपर जारी किया, जैसे वो एक्टिविटीज कर रहे थे, जैसे वो मरियम को उन्होंने बात नहीं करने दी, वो जो मरियम साहिबा का वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद वो बजट के मौके के ऊपर यानी ये अभी 2025 में जो उनका खिताब था, वो बड़ी अपनी तरफ से उन्होंने तैयारी की, लेकिन जो किया मलिक अहमद खान भच्चर ने और पीटीआई के एमपीएस ने, तो मरियम साहिबा को बिल्कुल उन्होंने जो है वो एक दीवार से लगा दिया। टफ टाइम देकर रखा हमेशा उन्होंने पंजाब। इस वजह से उन्होंने इमरान खान से बेवफाई नहीं की, उन्होंने गद्दारी नहीं की, फिर उनके खिलाफ कुछ मिला नहीं है, कोई उनकी फाइल नहीं मिली, कोई वीडियो नहीं मिली, तो फिर ज़ाहिर है उनको 9 मई में झूठे केस में उनको जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और उनको डीसीट कर दिया गया, उनको कन्विक्ट कर दिया गया। तो ये सारे देंगे गिरफ्तारियाँ, लेकिन मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा आगे जाके अब लाहौर कोर्ट से उन्होंने रजू किया है कि इलेक्शन रोका जाए, क्योंकि हमें इलेक्शन कमीशन इस तरह से डीसीट नहीं कर सकता था। पेशावर हाई कोर्ट ने पहले शिबली फराज साहब और उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब के मामले पे स्टे दिया हुआ है, तो अदालतों के अंदर भी महाज गर्म होगा, अवामी सतह पर महाज गर्म होगा, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान टफ टाइम देगी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होगी, वाइट पेपर होंगे, मुलाकातें होंगी, फिर बार के इलेक्शन के लिए ये अगस्त सितंबर अक्टूबर में बहुत एक्टिविटीज़ होंगी, बहुत ज़्यादा होंगी, चार्ट होंगे, तो इस हुकूमत के लिए चीज़ें ठीक नहीं हैं। तो बाकी अब देखते हैं, अब देखना ये चीज़ें कर रहे हैं अब इजाज़ चौधरी साहब, यास्मीन राशिद साहिबा, उमर सरफराज चीमा साहब, महमूद रशीद साहब, इनकी जायदादें ज़ब्त करने के हवाले से जो है वो इन्होंने ऑर्डर जो है वो कर दिया है। फिर एक चीज़ और देखें कि मैंने आपको बताया ना कि लोगों को रोज़ एक ऐसा टॉपिक मिल जाता है जिससे लोगों का खून खौलता है, नफ़रत में इज़ाफ़ा होता है, गुस्से में इज़ाफ़ा होता है। अब आप देखें, जब हरीम जदून की खबर लगी हुई थी, उन्होंने सारा उस पे खबर दी कि 18 लाख रुपए इज़ाफ़ा हुआ है चीफ जस्टिस पाकिस्तान की पेंशन में। लोगों को पीने का पानी मुयस्सर नहीं है, लोग गुर्बत देखें, बेरोज़गारी देखें, और चीफ जस्टिस की जो पेंशन है वो माशाल्लाह 18 लाख बढ़ गई है। जजेस की तनख्वाहें कहाँ से कहाँ चली गई, मराद कहाँ से कहाँ चली गई, नई गाड़ियाँ भी मिल गई हैं। जाहिया अफरीदी साहब जाते हैं तो सदर पाकिस्तान का प्रोटोकॉल भी इंजॉय करते हैं, ठीक है, उनकी सदर पाकिस्तान का जो प्रोटोकॉल होता है उसमें जाते हैं। देखें, ये चीज़ें लोगों की नफरत में इजाफा कर रही हैं, फिर पीटीआई मोमेंटम दोबारा बना रही है, लोगों का एतमाद बढ़ रहा है। तो ये चीज़ें खुदा ना खास्ता कोई चीज़ ट्रिगर हुई तो मामलात हाथ से निकल जाएंगे। हम तो चाहते हैं कि कोई मुआवज़ा ही हो या इनको एहसास हो जाए मुल्क का, कोई हादसा ना हो, लेकिन लोग या मुआवज़े का इंतज़ार कर रहे हैं या हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं। मोमेंटम अभी बनना शुरू हुआ है, टाइम लगेगा, क्योंकि 26 नवंबर एक बहुत बड़ा वाक़या था जो हो चुका है। अच्छा सदीक जान साहब, इसी गिरफ्तारियों 9 मई सज़ाओं के साथ एक जुड़ा हुआ ज़मनी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि गुज़िश्ता कल हमने देखा कि 2 साल मिलिट्री की हिरासत में रहते हुए ISF के एक लीडर हैं हैदर मजीद एडवोकेट, वो आए, उनकी ज़मानत हुई, वो अपनी कैद काट के आए, तो एक जो जज्बा उनके नज़र आ रहा था उनके अंदर, एक तो होता है कि कोई नारे लगवा रहा हो तो वो जवाब दे रहे हो, एक और बात है वो खुद नारे लगवा रहे हैं और बिल्कुल खौफ नहीं है उनके अंदर। तो ये एक जो खौफ वाला तासुर था वो तो फिर खत्म हो गया ना, अब एक्टिविटी से भरपूर दिन आने वाले हैं। देखें, बिल्कुल आपने हैदर मजीद की मिसाल दी, देखें इससे पहले बात फारूक है, वो क्या कर रहे हैं, वो कितने बड़े लीडर बन गए हैं, ठीक है। इससे पहले जो खवातीन थी, सनम जावेद हैं, तैयबा राजा हैं, आलिया हमजा हैं, आयशा भुट्टा हैं, इन सबको देख लें, ठीक है। अब ये हैदर मजीद गो के बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है उनकी वो तस्वीर देख के पुरानी, और अब क्या था नौजवान और क्या हो गया, ठीक है। लेकिन उसने जिस तरह से नारे लगवाए, जैसे रैली को लीड किया, फिर उस मौके पे भी उनके वालिद के ऊपर जो तशद्दुद हुआ, उनको जो गिरफ्तार किया गया, उनके भाई को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जिस जुर्रत, बहादुरी और मजबूत आसाब के साथ वो नौजवान खड़ा है, तो अब उसकी आने वाली नस्लों का भी एहतराम है। वो इतना बड़ा लीडर है कि अब आप उनको ले जाए ना लिया, हजारों बंदे इकट्ठे हो जाएंगे सिर्फ उसको देखने के लिए। हैदर मजीद को बखर ले जाए मियाँ वाली, हजारों लोग इकट्ठे हो जाएंगे उसको देखने के लिए। यानी कि उसका स्टेचर अब कारकुनान में ये हो गया कि उसको कोई भी FIR या गिरफ्तारी अब तोड़ नहीं सकता। तो देखें, जिसने 2 साल मिलिट्री का स्टडी गुजार लिया, अब 2 साल उसको भी हो गए, हसन न्याजी को भी। तो देखें, ये अब हीरो हैं, ये लीडर हैं कौम के, ये उम्मीद है कौम की, ये सारे जो बेगुनाह जिन्होंने जेलें काटी हैं। तो मैंने आपको बताया कि एक्टिविटीज़ आगे खासी जो है वो होने वाली हैं और मामलात इस हुकूमत के हाथ से निकलेंगे।
सदीक जान साहब सहाफ़ी हैं, रिपोर्टर हैं आमना जंजुआ साहिबा। उन्होंने एक ट्वीट किया गुज़िश्ता कल 13 अगस्त का जो इवेंट था रात का, मार्का हक और बनियानुल मरसूस का जो सेलिब्रेशन थी, उस हवाले से उन्होंने एक ख़बर ब्रेक की है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो कुछ नाराज़ दिखाई दे रहे हैं और वो उस तकरीब के अंदर शिरकत उन्होंने नहीं की। वजह वो ये लिखती हैं कि उन्हें जिस तरीके से फीके से अंदाज में इनवाइट किया गया, तो उन्होंने कहा जी ये मेरे शान शान नहीं था, तो वो उस इवेंट के अंदर उन्होंने शिरकत नहीं की। तो क्या आने वाले दिनों में ये दूरियां बढ़ने जा रही हैं पाकिस्तान नहीं, मुस्लिम नहीं, नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? क्योंकि पीपल्स पार्टी के फैसले पीपल्स पार्टी खुद नहीं करती। पीपल्स पार्टी के फैसले आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं करते। और आमना बहुत अच्छी रिपोर्टर हैं, मैं बड़ा एहतराम है उनका और उन्होंने खबर ब्रेक की है। लेकिन उनकी इस खबर का बिलावल को बहुत नुकसान हुआ होगा। जिस लेवल से उनको दावत दी गई थी ना, उससे भी निचले लेवल वाले ने कॉल करके बड़ी तबीयत सेट की होगी बिलावल भुट्टो जरदारी की, ठीक है? और अब इस पे पीपल्स पार्टी वजाहतें भी देगी, ऐसी कोई बात नहीं है। बिलावल कल परसों आपको सख्त कोई गुफ्तगू भी करते हुए नजर आएंगे इमरान खान के खिलाफ, पीटीआई के खिलाफ और इस निज़ाम के हक में। तो इनकी बेचारों की क्या वक़्त है, ना ये सीटें जीते हैं, ना इनकी कोई स्टैंडिंग है, करप्शन से लत-पत हैं, सर तपा करप्शन में डूबे हुए हैं, जो इनके मामलात हैं। तो पीपल्स पार्टी ने कब तक इस हुकूमत के साथ रहना है, ये फ़ैसला पीपल्स पार्टी ने नहीं करना। ये फ़ैसला बिलावल और उनके वालिद ने नहीं करना, ये फ़ैसला कहीं और होना है। जब तक उधर से फ़ैसला है कि आपने साथ रहना है, तो शहबाज शरीफ इनको नंगी गालियाँ भी दे। भई नवाज़ शरीफ ने क्या नहीं कहा हुआ बेनज़ीर भुट्टो के बारे में और इसके बारे में भुट्टो के बारे में, ज़रदारी को क्या नहीं कहा हुआ? फिर आज वही बिलावल हाथ बाँध के और नहीं खड़ा होता इनके पीछे? बिल्कुल ऐसी। क्या वही बिलावल शहबाज शरीफ का भी का हिस्सा नहीं था? क्या पीपल्स पार्टी ने आज हुकूमत नहीं बनवाई हुई? ओहदे नहीं लिए हुए इस हुकूमत से? सारा कुछ मिल के नहीं कर रहे, सारे कानून मिल के नहीं पास करवा रहे, तो ये इनकी बेचारों की इतनी हैसियत नहीं है। मैंने आपको बता दिया है कि आमना जंजुआ की खबर का नुकसान बिलावल को ये होगा कि जिस लेवल से उनको दावत दी गई थी, उससे निचले लेवल से अब राब्ता किया जाएगा और कहा जाएगा कि कल या परसों आपने कोई गुफ्तगू करनी है। फिर वो सफाई देंगे और इसको। नहीं, वो इस पे सफाई दें या ना दें, एक तो इस पे पीटीआई पीपल्स पार्टी तरदीद ज़रूर करेगी कि आमना जंजुआ की खबर ठीक नहीं है, लेकिन साथ ही बिलावल इस निज़ाम के हक में आपको गुफ्तगू करते हुए नजर आएंगे, ताकि कंपनसेट किया जा सके ये जो नाराज़ एक अगर उन्होंने। और फिर ये वही बिलावल भुट्टो जरदारी है ना, ये जब आमना जंजुआ ने ट्वीट किया तो हमारे दोस्त हैं फैसलाबाद खार, तो उन्होंने हम बैरिस्टर साद रसूल साहब के घर एक प्रोग्राम था, वहाँ बैठे थे, तो उन्होंने जब ये सारे दोस्तों को ये ट्वीट पढ़ाया तो बड़ी अच्छी बात की। सनकवी साहब वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा ये वही बिलावल भुट्टो जरदारी है जो ट्रंप के वो जो सदर बनने के बाद उसका एक ओथ टेकिंग नाश्ता था। सेरेमनी थी। नहीं, ओथ टेकिंग सेरेमनी नहीं थी, मेरे ख्याल है उसके बाद या वो थी या जो भी था, तो एक नाश्ता था। उस नाश्ते में साथ वाले हॉल में जहाँ वीडियो लिंक प्रोजेक्टर और पे बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी। बड़ी स्क्रीन पे इवेंट दिखाया जा रहा था, उसकी पहली सफ में जिनको बैठने में कोई मसला नहीं था, तो वो अब कहते हैं मुझे प्रोटोकॉल चाहिए। तो ये आमना जंजुआ की खबर पे बिलावल साहब को खासी जो है वो अब तक हो चुकी होगी उनके खिलाफ। यहाँ सब आखिरी सवाल वो है 3 दफ़ा के साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के हवाले से। जब ये बुनियानुल मरसूस हुआ, ये जंग हुई सारी, तो एक खबर ये बनाई गई कि शायद इसकी पूरी तैयारी जो है वो मियां नवाज शरीफ ने की थी, पूरी डिज़ाइन प्लानिंग किया उन्होंने। डिज़ाइन उन्होंने किया था। लेकिन अब तमाम लोग जो हैं वो जश्न मना रहे हैं 14 अगस्त के इस दिन के हवाले से, लेकिन मैं अभी उनका अकाउंट स्क्रॉल कर रहा था ट्विटर का, तो उनकी तरफ से कोई ट्वीट सामने नहीं आया। तो इस तरह के मौके के ऊपर वो खामोश रहते हैं, फिर कुछ दिन के बाद जो उनके साथ के लोग हैं, फिर वो सारा क्रेडिट जो है वो हर तरह का उन्हें देना शुरू कर। मेरा ख्याल है जब तक आपकी वीडियो अपलोड होगी मेरा ख्याल है उनका ट्वीट आ जाएगा और उसमें फील्ड मार्शल की तारीफ भी होगी। और कल क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने तो कल जो गुफ्तगू की है वो उसके 3-4 पॉइंट्स जो है ना वो siyaset.pk आपको पता है अच्छे जी वो ग्राफिक्स बिल्कुल। बना के हाईलाइट करते रहते हैं। तो उन्होंने लगाए हुए थे, वो मैं आपको बता देता हूँ जो शहबाज शरीफ साहब ने जो कहा है। एक तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का अमेरिका के साथ तजारत और टैरिफ के माहे में कलीदी किरदार है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर कौम का अजीम बेटा है। तो शहबाज शरीफ साहब तो ओवर ब्रिज का या अंडरपास का भी इफ्तिताह करें तो उसका क्रेडिट जहाँ जहाँ देना होता है वो देते हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ का भी आज ट्वीट आ जाएगा और मेरे ख्याल है उसमें फील्ड मार्शल की भी तारीफ़ होगी, मौजूदा निज़ाम पे भी एतमाद का इजहार होगा। और क्योंकि मियाँ साहब के पास भी और ऑप्शन नहीं है। जब आप अपनी सीट हारे हुए हों और आपको फॉर्म 47 पे जितवाया जाए, जब आपकी बेटी हार गई हो एमपी का इलेक्शन और उसको ना सिर्फ एमपीए फॉर्म 47 पे बनाया जाए वज़ीर आला बल्कि भी बनवा दिया रिजल्ट जाए। बनवा दी जाए, तो फिर ज़ाहिर है ये ट्वीट्स तो मसला नहीं होता आपसे करवाना।
असफी जान साहब बहुत शुक्रिया जो आपने बिलावल को जिस लेवल से कॉल जाएगी ना, उसी लेवल से मियां साहब को कॉल जाएगी। उसी लेवल से मियां साहब को कॉल जाएगी। असफी जान साहब बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। वेलकम। नाजरीन, अपने कीमती फीडबैक से कमेंट सेक्शन में जरूर बात कीजिएगा। अपने मेजबान जीशान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। क्या लोग भूल जाएंगे जो छोटे छोटे बच्चों के साथ हो रही है? फिर आप एक और चीज देखें ना, हर आने वाले दिन के साथ, अब 13 अगस्त के दिन आप एक कानून साजी कर रहे हैं, उसके तहत आप, और देखें अब ये एक नए तरीके से आएंगे पीटीआई के ऊपर ना, एक बार और ये करने की कोशिश करेंगे, और ये इनकी कमजोरी की अलामत है। अच्छा। अब आप देखेंगे इन्होंने एक नई कानून साजी किया कि इंटेलिजेंस एजेंसीज किसी को भी उठा के और 3 माह के लिए जो है ना वो डिटेन 3 माह या 6 माह के लिए। हाँ। 3 माह के लिए, फिर आगे 3 माह एक्सटेंशन हो सकती है। मुझे एक बात बताएं कि जाहिया अफदी साहब को आपने तीसरे नंबर से उठा के और चीफ जस्टिस पाकिस्तान लगाया, बिल्कुल आपके दिल के करीब है। जस्टिस उमरुद्दीन खान, मोहम्मद अली मजहर, हसन अजहर रिजवी, मुसरत हिलाली, अली बाकर नजफी, आमिर फारूक, शाहिद बिलाल हसन, इन सारों को आपने अपने दिल के बहुत करीब समझ के और आपने इनको आईनी बेंच का हिस्सा बनाया है। बिल्कुल। जस्टिस आलिया नीलम से मरियम नवाज इतनी खुश हैं कि उन्होंने कहा कि इनको सुप्रीम कोर्ट नहीं लेके जाना। सही। जस्टिस रोजी खान को आपने आउट ऑफ टर्न वहां पे चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट लगाया। बिल्कुल। अतीक शाह साहब को आपने चीफ जस्टिस पिशावर हाई कोर्ट लगाया। भाई नीचे आप देख लें अदालतें आपकी कौन सी हैं? उधर नईम शेख बैठा है सरगोदा में, जो बेगुनाहों को 10-10 साल 14-14 साल सजाएं दे रहे हैं। उधर अमजद शाह साहब बैठे हैं पिंडी में, जो कहा गया कि केस नहीं लगाना, तो केस नहीं लगा रहे, जीएच को हमला केस। उधर बैठे हैं अरशद जावेद और मंजर अली गिल, उन्होंने जिस तरह के फैसले दिए हैं। उधर गुजरांवाला में नताशा सिपरा बैठी है जिसने बेगुनाहों को 5-5 साल सजा सुना दी है। उधर फैसलाबाद वाला जज, मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन उसका जुल्करनैन या जो भी नाम है, मुझे नाम एग्जैक्ट नहीं पता उसका, उसको देख लें, उसने बेगुनाहों को 10-10 साल 14-14 साल सजा सुना दिया। भाई इन अदालतों के होते हुए भी आपको ये कानून साजी करनी पड़ रही है। 9 मई के बाद क्या हुआ भाई? 9 मई 2023, 9 मई 2024, जून जुलाई अगस्त, यानी 27 माह से 27 माह डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज टीमा साहब, इजाज चौधरी साहब, मियां महमूद रशीद साहब, ये सारे, और शाह महमूद साहब इतने अरसे से, बाकी जो मिलिट्री कोर्ट में एहसान न्याजी वगैरह, मतलब ये लोग 2-2, 2.5 साल से पड़े हुए हैं। इनकी बेलें, फिर इनका आपने क्या साबित कर लिया? ठीक है, देखें इस वक्त मसला ये है। आप एक और चीज देखें, अदालतें सारी अपनी हैं। वो अदालतें हैं कि जिनको कहा जाता है कि 10 साल सजा सुना दो, वो 10 साल सुना देते हैं, 14 साल सुना दो, 14 साल सुना देते हैं। जिनको कहा जाता है कि मिलिट्री कोर्ट्स को वैलिडेट कर दें, वो वैलिडेट कर देती हैं। ऐसा ही है। ठीक है, फैसला पहले किसने दिया था? मुनीब अख्तर साहब, इजाजुल एहसन साहब, मुजाहिर अकबर नकवी साहब, आयशा मलिक साहबा। क्या तारीखी जजमेंट थी, आपने उनको कलअदम करवा दिया जजमेंट, किसके जरिए? अमीनुद्दीन खान, मोहम्मद अली मजहर, हसन अजहर रिजवी, मुसरत हिलाली, शाहिद बिलाल हसन के जरिए। ठीक है, बात यह है कि आपके सारी अदालतें आपकी अपनी हैं, सारे जज आपके अपने हैं, पार्लियामेंट का आपके, मीडिया आपके साथ है, सारे इदारे आपके पास हैं। उसके बावजूद ये सीसीडी जो बंदे मार रही है, क्यों मार रहे हैं आप? मावराए अदालत क्यों कत्ल? एक लम्हे के लिए हम मान लेते हैं कि वो क्रिमिनल्स हैं, बिल्कुल, ठीक है, अदालतें आपकी अपनी है, आए ना करवाए ना उनको सजाएं। लेकिन मसला ये है कि ये जो कानून बन रहे हैं, ये अपीका किसके लिए बना? मिलिट्री। मुझे एक बात बताइए, ये जो इन्होंने कानून वैलिडेट करवाया था मिलिट्री कोर्ट्स को, और कलअदम करवाया था इजाजुल एहसन साहब और मुजाहिर अकबर नकवी साहब की जजमेंट, आयशा मलिक साहबा की, मुनीब अख्तर साहब की, उसके बाद मुझे बताएं कोई एक दहशतगर्द बताएं जिसका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ? ध्यान में नहीं है। निहत्ते और बेगुनाह लोगों का हुआ है। एक दहशतगर्द कर, भाई हमें पता चलता कि वो जिन्होंने अभी हमारे 4 मेजर जो फौज के शहीद हुए हैं बलूचिस्तान में, बिल्कुल, या जो कैप्टन वहां पे शहीद हुए हैं और जवान शहीद हुए हैं जो केपीके में शहीद हो रहे हैं, खबर आती जनाब उनके कातलों को उठा लिया गया और मिलिट्री कोर्ट मुंतकिल कर दिया गया। ये खबर तो नहीं आई, बिल्कुल नहीं है। एटीसी से खबर आती कि जनाब वो जिन्होंने कच्चे के डाकुओं ने पुलिस के 5 जवानों को शहीद किया है, वो गिरफ्तार हो गए हैं और मिलिट्री कोर्ट में उनका ट्रायल होगा। ये तो हमने खबर नहीं सुनी। बिल्कुल। या एटीसी में उनका ट्रायल होगा, चले मिलिट्री कोर्ट में नहीं होगा, कि मिलिट्री कोर्ट में बनता भी नहीं है, एटीसी में उनका ट्रायल हो रहा है, ये भी खबर नहीं है। मुझे बताएं पिछले 3 साल में आपने एक खबर सुनी हो कि ब्रेकिंग न्यूज, जज ताहिर अब्बास सिपरा ने फलाने बड़े दहशतगर्द को सजा मौत सुना दी? नहीं, कोई भी नहीं। अबू असनाद मोहम्मद जुल्करनैन ने फलाने दहशतगर्द को उम्र कैद की सजा सुना दी है? एक भी नहीं है। भाई सारे का सारा निजाम, सारे की सारी अदालतें निहत्ते लोगों, पाकिस्तानियों, अवाम पाकिस्तान के खिलाफ एक्टिव है। तो ये इसलिए कहा जा रहा है कि ये कानून भी अवाम पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगा, निहत्ते लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होगा। लेकिन देखें इस वक्त फोकस करना चाहिए दहशतगर्दी के ऊपर, उस पर कौम को एतमाद में लेना चाहिए, कौम को साथ मिलाना चाहिए, बलूचिस्तान के लोगों को उनको साथ मिलाना चाहिए। बलूचिस्तान के हालात आप देख लें, केपीके के हालात आप देख लें, लेकिन फोकस कहाँ पे? फोकस निहत्ते लोगों के ऊपर, कानून साजी उनके लिए की जा रही है। आप बताए ना
भाई इससे पहले कौन से आपको कवानीन की जरूरत थी? बिल्कुल भाई सीधी जो 26 नवंबर को गोलियां चली, कौन से कानून के तहत चली? भाई इमरान रियाज खान साहब को 6 माह से ज्यादा जबरी गुमशुदा रखा गया, किस कानून के तहत रखा गया? अरशद शरीफ के खिलाफ जो कुछ हुआ वो किस कानून के तहत हुआ? जिनको आपने उठाना होता है उनको आप एमपीओ में उठा लेते। अभी भी आप देख लें बिल्कुल कि आप एफसी को आपने फ्रंटियर से फेडरल कांस्टेबल बना दिया। बिल्कुल ठीक है, आप मतलब मैं हैरान हूं कि इतना कुछ पहले ही आपके पास है, हम्म तो ऐसा ही है। ये कानून साजी करने की क्या जरूरत थी? ये अब मुझे बताएं, जबरी गुमशुदियों किस कानून के तहत होती हैं, या जबरी गुमशुदियों से अब तक आपको क्या मिला है? देखें, इस वक्त पाकिस्तान इन चीजों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता जो चीजें की जा रही हैं। आज बिल्कुल 14 अगस्त है, सब बैठ के अपने अपने गिरबान में झांके, मैं बिल्कुल अपने गिरबान में झांकूं। अगर मेरे किसी अमल से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, मैं अपने गिरबान में झांकूं, अल्लाह से बिल्कुल भी ऐसा। माफी मांगूं हम्म और लोगों से भी माफी मांगूं, और मैं कहूं कि आइंदा मैं कोई ऐसा अमल नहीं करूंगा जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो, मैं बिल्कुल मांगू ना माफी। बिल्कुल ऐसा। ठीक है, हर बंदा बैठ के सोचे कि मैं पाकिस्तान के साथ क्या कर रहा हूँ, क्या मैं पाकिस्तान को कमजोर कर रहा हूँ या ताकतवर बना रहा हूँ, मैं पाकिस्तान को आगे ले जा रहा हूँ या पीछे ले जा रहा हूँ, मैं बिल्कुल पाकिस्तान के लोगों में मोहब्बतें बढ़ा रहा हूँ या नफरतें बढ़ा रहा हूँ। देखें, इन चीजों का सोचें, पाकिस्तान का सोचें, मुल्क का सोचें। इन कवानीन से कुछ नहीं होना अगर अवाम साथ ना हो। हम्म मतलब अगर 26 नवंबर के बाद 5 अगस्त को लोग निकले हैं, 13 अगस्त को निकले हैं, तो फिर बात खत्म हो गई ना। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, वो जब सीधी गोलियों से लोग पीछे नहीं हटे, तो फिर बाकी ऐसा किस कानून से डर के वो लोग निकलेंगे? और सारे बिल्कुल कवानीन बन भी पीटीआई के देने हैं। बिल्कुल ऐसे। इसलिए मेरा ख्याल है हम सबको आज 14 अगस्त के दिन अपने गिरबानों में झांकना चाहिए, और पाकिस्तान का सोचना चाहिए, पाकिस्तानियों का सोचना चाहिए, आने वाली नस्लों का सोचना चाहिए। बिल्कुल और बाकी मैंने आपको बता दिया है कि 2 जगहों पे लिस्टें पुलिस वालों की अब बनेंगी, बिल्कुल ऐसा। और एक तो बन रही हैं, जो पीटीआई वाले हम्म व्हाट्सएप ग्रुपों में उनकी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, उनके नाम पूछ रहे हैं, हम्म कहाँ से है कौन, उसके बारे में बताएं। वो इसलिए शेयर कर रहे हैं कि अगर ये आपके इलाके का है तो इसका बताएं कि इसको कैसे नवाजा जा रहा है, इसके एसेट्स कैसे बढ़े हैं, ये क्या था, क्या हो गया, ये बिल्कुल सारी ऐसे। चीजें, ताकि उसके ऊपर डिटेल्स जारी की जा सकें। हम्म और लिस्टें वैसे भी पीटीआई वाले बना रहे हैं ताकि हम्म जब भी कानून की हुक्मरानी आए तो बताओ कौन कौन से पुलिस वाले थे। बिल्कुल ऐसे। दूसरा लिस्ट है, मेरा ख्याल है वो हुकूमत बनाएगी कि किस किस के एरिया में रैली हुई है, और अच्छा। उसको फिक्स किया जाएगा। हम्म लेकिन ये जो पीटीआई काम कर रही है, मेरा ख्याल है इससे पुलिस के अंदर बहुत खौफ फैलेगा कि जो लिस्टें बना रहे हैं, नाम उनके जारी कर रहे हैं, उनके नाम तस्वीरों के साथ नाम, फिर ये किस इलाके का है, फिर उस इलाके के लोगों को कह रहे हैं आप इसका सोशल बाइकआउट करें। उससे ना फिर पुलिस वाले खौफजदा हो जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स खौफजदा हो जाते हैं, क्योंकि जब आप लिखेंगे ना कि लैया का ये एसएचओ है, तो हम्म लैया पूरे के व्हाट्सएप ग्रुपों में ना उसकी नाम और तस्वीर शेयर होने लग जाती है। बिल्कुल ऐसे। फिर लोग उसका सोशल बाइकआउट शुरू कर देते हैं, तो उससे बिल्कुल उसके ऊपर एक प्रेशर आ जाता है। बिल्कुल ऐसे। तो बहरहाल जी, कल जो 13 अगस्त का दिन था, हम्म वो इमरान खान के नाम रहा है, वो कैदी नंबर 804 के नाम रहा है, ऐसे ही। और पूरे मुल्क के अंदर दफ़ा 804 नाफिज रही। ऐसे। दफ़ा 144 की धज्जियां लोगों ने उड़ा दी, जूते की नोक पे रखा, रोन बिल्कुल दिया ऐसे। जूतों तले, और लोग इमरान खान की मोहब्बत में निकले। इमरान खान को उन्होंने मान रखा है। चले जी, खुलासा ये है कि जी जो पुलिस वाले नजर आ रहे हैं वीडियोस में, जो लोगों को तंग कर रहे हैं उनकी भले भले होगी, और जो चुप करके खड़े हैं तो उनकी लिस्टें फिर पुलिस हुकूमत बना रही है। बहुत शुक्रिया सदीक जान साहब, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।